अस्सलाम वालेकुम जी। सो एवर सिंस आई एम इन यूएसए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स के हवाले से मैसेज करते हैं कि कोई स्कॉलरशिप हो तो बताएं। और अमेरिका में आने का, पढ़ने का क्या तरीका है? मैं हमेशा कहता हूँ यार, फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करो। फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, डेडलाइन क्या है, और उसकी बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारे जो सवालात हैं। ये वीडियो बेसिकली इंशाल्लाह कोशिश करेगी कि इस वीडियो के जरिए मैं आपके इन तमाम सवालों के जवाब दे सकूं। सो सबसे पहले तो कुछ बेसिक मोटी मोटी बातें। सबसे पहले तो फुल ब्राइट का मतलब फुल ब्राइट और रोशन नहीं है। फुल ब्राइट FULBRIGHT है। ये एक सेनेटर थे इनके, जिन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। तो सबसे पहली मिस्टेक तो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हुए ये कर रहे होते हैं कि जगह जगह फुल ब्राइट लिख रहे होते हैं। सबसे पहले तो फुल ब्राइट को समझ लें कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप क्या है। इस स्कॉलरशिप में आप मास्टर्स या PhD करते हैं। बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं है। आप मास्टर्स करेंगे या PhD करेंगे, और इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के बाद अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आप यूएसए आएंगे, अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे और वापस आकर आप पाकिस्तान को कुछ अरसे के लिए सर्व करेंगे। गालिबन शायद 2 साल या 5 साल, शायद 2 साल मास्टर्स के लिए हो, PhD के लिए शायद 5 साल है। ड्यूरेशन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन खैर वो थोड़ा बहुत आपको देख लीजिएगा। सवाल ये है कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए क्या चाहिए होता है? क्या कोई बहुत एक्सीलेंट अकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए? आपको टॉपर होनी चाहिए, गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी हो तो वो भी आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बात ऑर्डिनरी होने की नहीं है, बात यह है कि क्या ये दमखम है, क्या जिंदगी में कोई ऐसा मकसद है जिस मकसद के हसूल के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आपको मदद दे सके। इट्स ऑल अबाउट दैट। हर कोई स्कॉलरशिप पे आना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। क्यों करना चाहते हो? मकसद क्या है, गोल क्या है? और उस गोल में हमारी स्कॉलरशिप, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आपको कैसे मदद दे सकती है? दैट्स ऑल दे वांट टू नो। देन दे वांट टू नो कि आप जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो स्कॉलरशिप आपके लिए कितनी यूजफुल है। आप उसके लिए कितने डिटरमेंट हैं, आपके अंदर कितना हौसला, कितना जज्बा है उस स्कॉलरशिप पर पूरा उतरने के लिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जिनको आजमाया जाता है, चेक किया जाता है। अब अप्लाई कैसे करना है? गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी जो डेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 अप्रैल 2023 है। और एंड डोंट थिंक कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अप्रैल, सॉरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का आधा हिस्सा, तो आपके पास मुश्किल से 2.5 महीने। 2.5 महीनों में एप्लीकेशन तैयार करना और बाकी तमाम चीजें करना आसान काम नहीं है। सो अभी से लग जाए, अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपको लगना है। क्या चाहिए जी? आपको चाहिए एक पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट आपकी जिंदगी की कहानी है, आपकी जिंदगी का मकसद है। आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हैं, और आप जो करना चाहते हैं उसके पीछे मकसद क्या है। यानी अभी मेरी जिंदगी में गोल है, ये गोल ऐसे डेवलप हुआ, इस चीज की वजह से मैं इस गोल के पीछे हूँ, और इस गोल को हासिल करने के लिए इस स्कॉलरशिप की सूरत में मुझे क्या मदद मिल सकती है। और मेरे स्कॉलरशिप पढ़ने से मेरे मुल्क को, मेरे माशरे को, मेरे आसपास के लोगों को क्या फायदा हो सकता है। ठीक है। मैं कौन सी ऐसी बीमारी का इलाज ढूंढूंगा जो जिसका इलाज यहाँ पे हो नहीं रहा। मैं ऐसे कौन से माशी मसाइल का हल निकालूंगा जो जो नहीं निकल पा रहे। सो व्हाट इज माय practical goal and how this scholarship can help me that goal. That's all about it. अब ये कैसे बनती है पर्सनल स्टेटमेंट, इसके ऊपर लिंक मैं एक वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। उस पर काफी ज्यादा मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे बनाना है। इस तरह रिसर्च स्टडी प्लान या स्टडी ऑब्जेक्टिव होता है। पर्सनल स्टेटमेंट थोड़ी सी आपकी जाती जिंदगी की कहानी है। उसमें आप पढ़ाई के बारे में, गोल के बारे में बात करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन स्टडी ऑब्जेक्टिव में या रिसर्च प्लान जो होता है, उसके अंदर आप बाकायदा रिसर्च प्लान, बाय द वे इसको PhD मास्टर्स के लिए स्टडी ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसमें आप बाकायदा बताओगे कि यार करना क्या चाहते हो, किस स्पेसिफिक चीज को पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या इरादे हैं, क्या मकासद हैं, और उसके अंदर स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो। सो वो एक पूरा स्टडी प्लान, स्टडी ऑब्जेक्टिव। एक ये भी ऐसे है जो आपको लिखना है। इस पे भी मैंने काफी वीडियोस बनाई है, लेकिन फुल ब्राइट के USEFP पाकिस्तान के अपने पेज पर, फेसबुक पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर US एजुकेशन पाकिस्तान के नाम से एक पेज है, USEFP के नाम से पेज है। इस पेज पर वीडियोस की भरमार है, जिसमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो आके आपको बता रहे हैं कि भाई पर्सनल स्टेटमेंट कैसे बनानी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट 2 डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च प्लान या स्टडी ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए 3 रेफरेंस लेटर्स। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और आपने जॉब नहीं की है, तो सारे के सारे आपके टीचर से होंगे। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका
एक आध जो रिसर्च रेफरेंस लेटर है वो आपकी प्रोफेशनल एम्प्लॉयर से होगा आपकी, बाकी कुछ प्रोफेसर से होंगे। इस तरह से अगर आप पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी के लिए मास्टर्स लाजमी है बाय द वे। मास्टर्स हमारा 16 इयर्स ऑफ मास्टर्स नहीं, जिसको आप एमए कहते हैं, एमए के बाद 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद जो आप मास्टर्स करते हो वो। अच्छा, यूएस में एमफिल नहीं होता। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसने 16 साल तालीम हासिल की है वो एमफिल के लिए अप्लाई करेगा, लेकिन वो डिग्री एमफिल नहीं कहलाएगी, वो एमएस कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, तो ये जनाब आपके दो पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च प्लान या स्टडी ऑब्जेक्टिव का डॉक्यूमेंट्स हो गए। देन आपके 3 रेफरेंस लेटर्स हो गए। ये रेफरेंस लेटर्स भी आपने अपने टीचर्स से लेने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने साइन किया और अपलोड कर दिया, नहीं। उनको एक लिंक आएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर अपना जो रेफरेंस लेटर होगा, रिकमेंडेशन लेटर होगा, वो अपलोड कर देंगे, जिसमें वो आपके बारे में बताएंगे कि आप किस किस्म के स्टूडेंट हैं और क्या तमाम सिलसिला है। इसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट्स या एक टेस्ट से आपको गुजरना है, जिसके ऊपर बहुत बात होती है, विच इज GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। इस पर भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, नहीं तो यूट्यूब पे जाए, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। भाई GRE क्या होता है? ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन है। इसको आप इसमें इंग्लिश और मैथ्स का टेस्ट होता है आपका, और एक एनालिटिकल का पोर्शन होता है। तो इसकी तैयारी के लिए बेशुमार ऐप्स मौजूद हैं, यूट्यूब पे जमीन और आसमान का कंटेंट मौजूद है। इसकी तैयारी आपको करनी है। टेस्ट थोड़ा महंगा है, कोई 195 या $230 कोई इसकी फीस थी, विच इज अ लॉट ऑफ अमाउंट। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, 30 कैंडिडेट्स जिनका स्कोर 290 या 300 से ऊपर आता है, और स्कोर स्टार्ट 260 से होता है। तो अगर आप पेपर खाली छोड़ के भी आ जाएंगे, 260 आपको मिलेंगे। लेकिन आपको आना है, अगर अगर आप 290 साइंस आर्ट्स में और साइंस में आप 300 से ऊपर स्कोर कर लेते, तो आप इनके पास अप्लाई करके रिफंड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक दफा GRE दे दी और आपका अच्छा स्कोर आ गया, तो आई थिंक लाइफ काफी हद तक आसान हो जाती है आपके लिए, और स्कॉलरशिप के रास्ते कई और खुल जाते हैं। सो GRE जो है, इसको देख लीजिएगा। पर्सनल स्टेटमेंट बनानी है, रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं, ये तमाम काम करना है, और फुल ब्राइट की स्कॉलरशिप जो है उसके लिए आपने अप्लाई करना है। इस हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं वो मुझसे पूछे जा रहे हैं। लेट मी यू नो टेल दोस क्वेश्चन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जनाब? एक तो ऐड देख लें, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन कोई भी इंसान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा उतर सकता है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई बहुत सख्त कि यार ये है तो फिर है। हाँ, GRE आपको चाहिए। GRE में आपको मेरे ख्याल में 274 का स्कोर मिनिमम होना चाहिए आपका। 260 से मैंने कहा जीरो मतलब 260, तो 274 मींस 14। तो आपको इंग्लिश में कम से कम शायद कोई 8 नंबर, और इंग्लिश में कोई 6 नंबर, और मैथ्स में कोई 8 नंबर जरूर लेने। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अप्लाई करने वाले बने और बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप स्कॉलरशिप्स के में इंटरेस्टेड हैं। एक क्वेश्चन और कि GRE का कितना रोल है, GRE के बगैर करने के कितने चांसेस है? GRE के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो GRE का 100% रोल है। अब आती है बात सिलेक्शन की। तो ऐसा नहीं है कि आपका GRE स्कोर बहुत हाई है और बाकी एप्लीकेशन मटेरियल आपका वीक है तो आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हो सकता। बड़ी बैलेंस एप्लीकेशन चाहिए। तो ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट जिनका GRE स्कोर कम होता है ना, वो भी स्कॉलरशिप ले लेते हैं, इस बुनियाद पर कि उनकी पर्सनल स्टेटमेंट में बड़ा दम होता है, उनके गोल, उनके मकसद, जिस तरह से वो अपनी बात कन्वे करते हैं, उस पर बड़ा दमखम होता है। और ये पर्सनल स्टेटमेंट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कम से कम कोई 20 मरतबा तो मैंने लिखी है। लिखी, किसी को भेजी, उन्होंने चेक की, गलतियां निकाली, मैंने फिर लिखी, फिर भेजी, फिर लिखी, फिर भेजी। फिर जो फाइनल हुई, मैंने उसकी बेस पर अप्लाई किया, मेरी फिर भी सिलेक्शन नहीं हुई। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने एक नए सिरे से एप्लीकेशन बनाई, एक नए सिरे से बात की, सारा कुछ लिखा, और उस प्रोसेस को रिफाइन करते 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 कई वर्जन बनाने के बाद, और हर यूनिवर्सिटी के लिए मैं अलग प्रोसेस स्टेटमेंट बना था, तो उसके बाद एक जगह मेरा एडमिशन हुआ। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हो सकता है आपकी इस साल ना हो, अगले साल हो जाए। मेरे साथ यही हुआ। मेरी फर्स्ट टाइम फुल ब्राइट में नहीं हुई, अगली साल मुझे फुल ब्राइट पे अप्लाई करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा एडमिशन उससे पहले हो गया। तो इट वर्क्स लाइक दिस, राइट? तो GRE इज वेरी इंपॉर्टेंट। GRE आपके लिए 100 रास्ते खोल देता है, बट डिपेंड ये करता है कि क्या आप GRE देने के लिए जहनी तौर पर आर यू कैपेबल। उसके लिए GRE का मॉक एग्जाम होता है। ETS.org की वेबसाइट है, ETS.org, यहाँ पे जाएं, इनका मॉक एग्जाम होता है, डाउनलोड करें और उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करके चेक करें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आपका स्कोर 270 275 के आसपास आ जाता है, ठीक है, मॉक टेस्ट में, बहुत अच्छी बात है, कमाल है, जबरदस्त स्टार्ट है। 270 भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टार्ट है। और अगर उसी कम है तो ऑब्वियसली फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो बेटर यू गेट। और ये मैं आपको बता दूं, जो आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करेंगे, आपका रियल टेस्ट भी उतना ही जो है ना, उतना ही आसान और उतना ही मुश्किल होगा, और वैसे ही आपका टेस्ट जो है ना, उतने ही नंबर आप लेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड।
एवरीबडी इज कैपेबल, एवरीबडी इज एलिजिबल। देखिए जो एलिजिबल है वो कैपेबल है। द थिंग इज अगेन, आपको खुद पता होता है कि भाई मैं स्कॉलरशिप वाला बंदा हूं या नहीं। हर किसी की अपनी एक खासियतें हैं, अपने अपने सिलसिले हैं। तो वो जो है ना, वो उसकी बेस पर दे यू योरसेल्फ कैन डिसाइड, राइट। मगर कोशिश करके देख लेना, अगर आप पढ़ाई वाले हैं, पढ़ाई का शौक है, मकसद है जिंदगी में, तो ट्राई कर लें, क्या हर्ज है। बगैर फुल पढ़े फुल ब्राइट स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है? आप एक काम करें। अच्छा, दिस वाज अ जोक, तो चलिए इसको जाने देते हैं। ये मजाक में पूछा गया है। एंड क्या आप फॉरेन में ड्यूरिंग स्कॉलरशिप वर्क या जॉब भी कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट? नहीं। देखिए स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि आपको वो खुद आपके सारे खर्चात उठा के दे रहे हैं। तो जब वो आपके खर्चात उठा रहे हैं, तो फिर आपको काम करने की क्या जरूरत है भाई? क्यों करते हो ऐसे? ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू बी केयरफुल अबाउट एंड वी शुड थिंक ऑफ। अच्छा, कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जनाब इनकी वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन के नाम से ये आप देख सकते हैं। क्या कहते हैं, पोर्टल है, आपने यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। दिस इज द लिंक। फ्लायर में इन्होंने अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो जो मामलात हैं वो दे दिए हैं। दिस इज योर योर फ्लायर, ठीक है। एलिजिबिलिटी सारी इसमें लिखी है। क्लिनिकल साइंसेज में आप सिर्फ नहीं कर सकते, इसके अलावा आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने CMA CA किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। कुछ एरियाज हैं जिन पे दे आर इंटरेस्टेड, ठीक है ना। आप जैसे वाटर मैनेजमेंट हो गई, इस किस्म के, वो एनर्जी वाला हो गया, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इनमें अगर आपकी फील्ड है तो फिर तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। GRE मस्ट है, टॉफल देना पड़ेगा, वो फिर बाद में हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले GRE, फिलहाल इस वक्त आपके लिए GRE मस्ट है। खातन को अगर कोई किसी इसके अलावा कोई इंसान डिसेबिलिटीज का शिकार है, उनको, और इसके अलावा जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, जैसे बलूचिस्तान से कोई है, नॉर्दर्न से है, साउदर्न पंजाब से है, गिलगित बल्तिस्तान, तो उनको स्पेशली ये थोड़ी सी प्रेफरेंस जो है ना, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जनाब, अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यू थिंग्स। देखिए, और सबसे पहले ये फुल ब्राइट की स्पेलिंग देख लें भाई, प्लीज इसको फुल ब्राइट मत लिखिएगा। 150 स्कॉलरशिप इस साल पाकिस्तान से मिलेंगी तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अच्छा, मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या करूं? अगर आपका रिजल्ट जो है वो फॉर एग्जाम्पल दिसंबर तक आ जाता है, इस साल के आखिर तक, तो फिर आप एलिजिबल हैं। दिसंबर या कोई इस किस्म की ड्यूरेशन है, इस साल तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मास्टर्स लीडिंग टू PhD वाला कोई सी नहीं है। आप या तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे, या PhD के लिए अप्लाई करेंगे, आप MBA के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। MBBS के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने CA CMA वगैरह कर रखा है, ACMA है आप, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। इसके अलावा वही बात, 2000 दिसंबर 2023 तक फाइनल रिजल्ट अगर आपका आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी फील्ड जरूर चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा GRE एप्लीकेशन के बाद जमा करवा सकते हैं? नहीं, आपका स्कोर पहले से GRE जो है वो आपको एप्लीकेशन के से पहले 12 अप्रैल से पहले पहले GRE आपको सबमिट करना है, ठीक है। GRE का अच्छा स्कोर क्या है डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 274 तो टोटल में होना चाहिए आपका, जिसमें जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसमें 138 और मैथ्स में 136 इज द मिनिमम टू बी एबल टू अप्लाई। स्कॉलरशिप की गारंटी नहीं है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी स्टेटमेंट अगर स्ट्रांग है तो फिर आप जो है ना स्कॉलरशिप विन भी कर सकते हैं। ये सवाल अक्सर होता है जी कि आई वाज अ गुड स्टूडेंट बट नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट, डू आई हैव अ चांस? यस, बिकॉज बात वही है कि आपकी जनाब कमिटमेंट कितनी है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपका GRE स्कोर कैसा है, ये तमाम चीजें मिल करना आपका ये डिसाइड करती हैं कि आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। GRE की कॉस्ट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था कि आप कोई 30 कैंडिडेट्स को ये GRE के पैसे वापस भी कर देते हैं, तो इट्स अ बिग थिंग, राइट। अच्छा जी, शादीशुदा है तो आप बीवी बच्चों को लेके जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ बीवी बच्चों को लेके जा सकते हैं, और उसका खर्चा खुद उठाना है, ये ध्यान में रखिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस ये देख लीजिएगा, ये सारा इस वेबसाइट पर आ रहा है। डेडलाइन 12 अप्रैल है। अप्लाई एप्लीकेशन की कोई डेट नहीं है। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपको आना जाना पड़ेगा, और कोई TADA जो है ना वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये जनाब सिलसिला है, एंड हेयर यू गो, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करें, एंड आई थिंक यू विल बी थ्रू। अकाउंट क्रिएट करें, एंड आई थिंक दैट्स इट। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाईजान,
डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करें, पर्सनल स्टेटमेंट पे काम करें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस पे काम करें, टीचर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखें, उनके पास टाइम नहीं है तो आप उनको बोले सर मैं लिख के दे देता हूँ, आप खुद चेक कर लें, ठीक है, उसमें अपने मुताबिक उसको सेट करके एडजस्ट करके ये कर दीजिएगा। ऐसे लोगों से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगे जिनका आपको पता है कि उनको ईमेल आएगी, तो वो बहाने और ड्रामे और दिखावे नहीं करेंगे, और आपको जो है वो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना वो ज़ाया नहीं कर देंगे, एटलीस्ट फिल कर देंगे। लेट कर दें मगर कर दें, ठीक है? तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। विश यू लक। इट्स अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी, और अगर ना भी हो तो जनाब देयर आर मेनी अदर अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपके लिए इस एप्लीकेशन की प्रिपरेशन के दौरान तैयार हो जाती हैं। वंस यू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, आपका यहाँ ना भी हो, सेम इज़ माय केस, लेकिन आपकी एप्लीकेशन इतनी रेडी हो जाती है कि फिर आप कहीं और ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा एचईसी की स्कॉलरशिप्स हैं, दूसरी स्कॉलरशिप है, वो तो बाकायदा फुल ब्राइट वालों से कह रहे होते हैं कि भाई कोई रिजेक्टेड कैंडिडेट्स है तो हमें दे दें, हम उनको भिजवा देते हैं। सो जस्ट बी एबल टू अप्लाई। अपनी डिपेंड करता है अगेन आपकी कंप्यूटर्स पर, अपनी कंप्यूटर्स डेवलप करें, जीआरई की एग्जाम की तैयारी करें। ये जीआरई का एग्जाम आपको सरकारी नौकरियों में भी मदद देगा, आपको हर जगह मदद देगा। और कुछ नहीं भाई, लम्स में एडमिशन ले लोगे ना तो लम्स में कोई 50,000 तो वजीफा मिलेगा आपको पीएचडी के लिए, अगर आपने मास्टर एमफिल कर रखा है। So these are few things that I think you need to consider, and I think that's it. That's all the questions. Wish you luck. All the best.